हेलो गाइस, हाय एवरीवन, कैसे हैं? दिस इज सीजे। मेरा नाम है चैतन्य जैन एंड आई वेलकम यू टू द चैनल सीए वाला बाय पीडब्ल्यू। और ये है हमारी चाणक्य 2.0 सीरीज बड़ी खतरनाक है और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। वन शॉट वीडियोस हम लोग लाते हैं। सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। और जब मैं अपने सीए के लिए पढ़ रहा था, स्टडीज़ कर रहा था, तब बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट था फाउंडेशन लेवल पे, सभी लेवल पे इनफैक्ट, जो बहुत ही शुरू से मुझे बहुत पसंद है। क्यों? इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसको याद करना बहुत ईजी है और आप नोट्स बनाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, करेक्ट। तो इसी सीरीज में, इसीलिए आई हैव बीन टीचिंग सिंस 7 years और आप लोगों के लिए अलग अलग कंटेंट अलग अलग तरीके से लाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो सितंबर अटेम्प्ट बच्चों के लिए है। अभी जो सितंबर में कुछ चंद दिन ही बचे हैं आप लोगों की एग्जामिनेशन के लिए, सभी फाउंडेशन के बच्चे सितंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं। आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन कि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो और डायरेक्टली हम इंटरमीडिएट में आपसे मिलेंगे, करेक्ट। सो ये जो वीडियो है, ये वीडियो टाइटल आपने देख लिया होगा। बहुत सारे रिपीटेड कमेंट्स के बाद में और आप लोगों की डिमांड के बाद में आप लोग सब चाहते थे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर एक वीडियो, सीजे सर का वीडियो हमको चाहिए, करेक्ट। तो ये हम आपके लिए लेके आ गए। थोड़ा सा डिस्क्लेमर आपको शुरू से दे रहा हूँ। डिस्क्लेमर ये है, वीडियो बहुत ही सुपर फास्ट है। सुपर फास्ट से मतलब ये है कि कंटेंट सब कुछ कवर होगा, समझ में आएगा डेफिनेटली, बट ये उन लोगों के लिए है जो लास्ट मोमेंट स्टडीज कर रहे हैं या फिर रिवीजन करना चाहते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों को बेहतरीन नोट्स यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। नोट्स ऐसे हैं कि आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और सभी चीज़ कवर होगी। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर बोलूंगा, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, सेक्शंस देख सकते हैं, कीवर्ड्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेंगे, एक एक टॉपिक कवर होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बड़ा सिंपल है, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अभी देखो मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि ये चैप्टर ना बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए और छोटा हो गया है। पहले ना ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हुआ करता था। इंस्टीट्यूट ने एकदम रहम रहम किया आप लोगों के ऊपर और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को इस चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर बड़ा आसान हो गया है, ठीक है। बट एनीवे, फिर भी इस चैप्टर को क्या है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कंटेंट कम है, इसका मतलब चैप्टर छोटा है, प्रोविजंस कम है, उतना स्कोरिंग है, करेक्ट। अगर ऐसा बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है मतलब 8 से 10 मार्क्स से अगर क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसता है एलएलपी के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, करेक्ट। आप लोगों को इतना स्कोरिंग चैप्टर मिल रहा है, इतने कम प्रोविजंस पढ़ने, इससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, हम लोग क्या करने वाले, ठीक है। पूरे चैप्टर में ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझाऊंगा एलएलपी क्या है। ऑब्वियसली हम उसको कवर करेंगे, राइट। व्हाट इज एलएलपी, तो इंट्रोडक्शन में वो कवर हो जाएगा। एलएलपी एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एलएलपी की क्या होती है, एलएलपी को बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमको एलएलपी को एक बार कंपेयर करना पड़ेगा कि दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एलएलपी कैसे अलग है, ठीक है। तो टॉपिक्स काफी सारे हैं, एक एक करके सब कुछ मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब बात यह है कि सबसे पहले जरूरत लगी हम लोगों को एलएलपी की, क्यों? हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बंदा बिजनेस कर सकता है, करेक्ट। अगर हमें और ऑर्गेनाइज्ड होना है, हमको और सिस्टमेटिक होना है, कंप्लायंसेस अच्छे से करने हैं, तो हम कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, बात खत्म। वेरी इजी। कंपनी फॉर्म करेंगे तो दो तरह की कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बीच में एक और चीज थी कि सर कंपनी तक नहीं पहुंचना है, सिंगल बंदा बिजनेस कर रहा था, किसी को साथ में लाना है, तो पार्टनरशिप फर्म बना ली। पार्टनरशिप फर्म बनाया तो अच्छी बात क्या हुई कि अपने हिसाब से अग्रीमेंट बनाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को हम फॉलो करेंगे, एंड ऑफ द स्टोरी। एकदम फ्लेक्सिबिलिटी है सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, हम कैसा भी अग्रीमेंट बना सकते हैं पार्टनर्स, ठीक है, एक्ट को फॉलो करते हुए। बट कहीं ना कहीं हमको एक बीच का रास्ता चाहिए था। सर व्हाट अबाउट दोज पीपल जो ये चाह रहे हैं कि हमें पार्टनरशिप फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी मिले, कंपनी एक्ट का हमको कंप्लायंसेस मिले, रिकॉग्निशन मिले, हमको कंपनी जैसा एकदम एक दर्जा मिले कि हम भी कोई है, लीगल एग्जिस्टेंस क्रिएट हो। सर दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। इसीलिए एलएलपी को यहां पर फॉर्म किया गया है इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो
हम यहां पर पढ़ाई करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कॉन्सेप्ट समझाते जाऊंगा और एग्जाम के लिए हम पढ़ाई करते जाएंगे, ठीक है। अभी बात सुनो, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली कवर होगा, एडवांटेजेस कवर होंगे और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर होगी। मतलब सर ये शुरुआत के जो हमको 5 पॉइंट लग रहे हैं ये फटाफट इसलिए खत्म हो जाएंगे कि एलएलपी की जो डेफिनेशन है, एलएलपी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके एडवांटेजेस है, सब कुछ एक साथ कवर हो सकता है। उसकी जो प्रोसेस है कि एलएलपी का फॉर्मेशन कैसे होगा वो इनकॉर्पोरेशन वाले सेगमेंट में स्टार्ट होगा। उसके बाद जो कहानी जाएगी वो सब कुछ प्रोसीजरल चीजें समझने में जाएगी। पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग और फिर हम समझेंगे प्रोसीजरल चीजें कि इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस उसका कहां पर हो सकता है, अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर क्या होगा, सर यहां पर एलएलपी का नाम क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं, नाम को रिजर्व करना जरूरी है, क्या नाम को चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है, सिंपल है। तो क्या हो रहा है, 13, 14, 15, 16 एंड 17 आपको कुछ ये सेक्शंस डन करने हैं और उससे पहले मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझना है, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल है। सर ये बताइए एलएलपी को बनाया किसने, आपने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ के आए हो, करेक्ट बच्चा। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने हमको एक चीज सिखाई है कि मिनिस्ट्रीज होती है, करेक्ट, एग्जीक्यूशन करने के लिए जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव तरीके से एक्ट बना है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करने के लिए एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस ने जनवरी 2009 में, आपके मॉड्यूल में गलत लिखा हुआ है 2007, उसको 2009 कर लेना, ठीक है, नोटिफाई किया कि एलएलपी एक एक्ट बनाया गया है और एलएलपी का ईयर एक्ट का कौन सा है, 2008। पर उसको नोटिफाई कब किया गया, देखो बिल आया 2008 में पार्लियामेंट में, करेक्ट, उन्होंने पास किया 2008 में, इसलिए एक्ट का जो नाम है वो 2008 एक्ट के बाद लिखा जाता है। प्रेसिडेंट ने उसको असेंट किया 2009 में, उसकी डेट क्या है, 7 जनवरी 2009। और फिर अभी लेटेस्ट 2021 में उसको अमेंड किया गया है, तो उसका नया एक्ट आया, एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021, द डेट वाज 31 अगस्त 2021। सर हिस्ट्री हमको समझ में आ गई है, बिल 2008 का था, एक्ट पास हुआ 2009 यानी कि ऑफिशियल गैजेट में प्रेसिडेंट की साइन होकर 2009 में आया और अमेंड हुआ है लेटेस्ट 2021 के अंदर। बहुत ही बढ़िया। सर इस पूरे एक्ट में क्या क्या है, 81 सेक्शंस है, क्या पूरे 81 सेक्शंस हमको पढ़ने हैं फाउंडेशन लेवल पे, नो, आप लोगों को नहीं पढ़ने, ठीक है। एलएलपी आपके इंटरमीडिएट लेवल पे भी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया है, पूरे चैप्टर में बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, इंटरमीडिएट बच्चों के लिए भी वो हम वीडियो बनाएंगे बाद में, ठीक है। 4 शेड्यूल है, चारों शेड्यूल के बारे में पढ़ लेंगे फटाफट, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर फटाफट, कम ऑन गाइस। देखो पहला शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट में बताऊंगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की बात कर लेते हैं। सर ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये बोल रहा है कि अगर आपने एलएलपी बनाना है तो क्या हम एलएलपी में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्या हमारा भी मन ललचा रहा है सर, हम एक टाइम पे फर्म हुआ करते थे यानी कि पार्टनरशिप फर्म, क्या हम एलएलपी बन सकते हैं, यस, सेकेंड शेड्यूल बोलता है। सर हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे, क्या हम एलएलपी में कन्वर्ट हो सकते हैं, यस, थर्ड शेड्यूल बोल रहा है। सर हम एक कंपनी है वो भी अनलिस्टेड कंपनी है, ओहो हो अनलिस्टेड कंपनी, हमारा भी मन ललचा रहा है, क्या हम एलएलपी में कन्वर्ट हो सकते हैं, यस। तीनों सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल बात करते हैं कि एलएलपी का कन्वर्जन हो सकता है क्या, फर्म हो सकती है, यस, पार्टनरशिप सॉरी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, यस, अनलिस्टेड कंपनी हो सकती है, यस, कौन नहीं हो सकता है, लिस्टेड कंपनी, आप ऑलरेडी इतने बड़े हो, आप पब्लिक कंपनी हो, आप लिस्टेड हो, आपके कंप्लायंसेस अलग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, आपने बहुत लोगों से पैसा ले रखा है, एलएलपी में कन्वर्ट हो गए तो भाग नहीं पाओगे बेटा, इसीलिए अनलिस्टेड हो सकती है, लिस्टेड नहीं हो सकती है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेड्यूल तो इजी था। फर्स्ट शेड्यूल बात कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो बात कर रहा है जो हमको पढ़ना है कि एलएलपी के जो पार्टनर्स होंगे उनका म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज क्या होगी, करेक्ट। एलएलपी की पार्टनरशिप की जो अग्रीमेंट बनेगी, जो डीड बनेगी, वो किसके बीच में होती है, सर ऑब्वियसली एलएलपी के बीच में और उनके पार्टनर्स के बीच में होगी। सर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ में कर रहा है, नहीं, एलएलपी और पार्टनर के बीच में एक अग्रीमेंट डीड साइन होगी, ओके वेरी नाइस। सर ये फॉर्मल अग्रीमेंट होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सर अगर कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा,
ये हमको बताया जाएगा इस स्केड्यूल के अंदर ही। बड़ा सुंदर स्केड्यूल है, बात कर रहा है कि अगर कोई भी फॉर्मल अग्रीमेंट आप लोगों के बीच में नहीं है, मतलब ऐसे केसेस जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है कि यहां पर इस पार्टनर की राइट्स और ड्यूटीज क्या होगी, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एलएलपी और पार्टनर के बीच में रिश्ता क्या होगा इस वाले स्पेसिफिक केस में, और अग्रीमेंट एकदम शांत बैठा है, अग्रीमेंट कुछ बोल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे उस वाले केस में? तो हम एक्ट के पास में आएंगे और एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के पास में आएंगे और वो हमको बताएगा कि सर ये सिस्टम आप फॉलो कीजिए। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। सर ये जो पूरा एक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगेन बैक टू योर चैप्टर आईआरएफ, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर लगता है मुझे पहला, बच्चे बड़े इजी समझते हैं पर आईआरएफ में वापस एक बात बताइए आपको, सारी मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का काम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कंपनीज एक्ट को संभालता है और साथ में एलएलपी एक्ट को संभालता है और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को भी संभालता है, आईबीसी 2016, करेक्ट? तो इसीलिए एलएलपी को एडमिनिस्टर कौन करता है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। साथ में सर क्या होगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को साथ में काम दिया गया है, ठीक है, कि आप एलएलपी को भी संभालिए, एडमिनिस्टर करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? अरे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स को फ्रेम करेगा, अमेंडमेंट्स देगा ऑफिशियल गैजेट के अंदर, जैसे 2021 एक्ट आया तो 2021 अमेंडमेंट का एक्ट आया एलएलपी का, तो ऑब्वियसली एकदम सिस्टम से फॉलो हुआ होगा, बिल बना होगा, एक्ट बना होगा, दोनों पार्लियामेंट हाउसेस ने हाँ किया होगा, प्रेसिडेंट ने साइन किया होगा, ऑफिशियल गैजेट में आया होगा, करेक्ट? तब जाके तो बना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है पूरा काम, ठीक है? अब मेरी बात सुनना, तीन चीजें लिखी मैंने आप लोगों के लिए, कंपनीज एक्ट आरओसी, पार्टनरशिप फर्म के लिए है आरओएफ या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, और एलएलपी के लिए अगेन है आरओसी, ठीक है? प्रोसीजरल में कहीं कहीं आपको अभी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का नाम दिखेगा, वो हम आपको बता देंगे कैसे, ठीक है? तो ये तीन चीजें हैं, आपको आरओसी और आरओएफ का ध्यान रखना है। पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन के लिए आरओएफ के लिए जाना पड़ता है, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास में, एलएलपी को जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में, ठीक है? आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। आगे बढ़ते हैं फटाफट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर हमारा क्वेश्चन ये है, क्या ऐसा हो सकता है कहीं कहीं एलएलपी के ऊपर सर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम 1932 को अप्लाई कर दे? पॉसिबल है क्या? नो। सेक्शन नंबर 4 बोल रहा है क्लियर कट, सुन लो मेरी बात, कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी प्रोविजन एलएलपी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी, लाउड एंड क्लियर, ठीक है? इस पॉइंट पे क्वेश्चन भी आते हैं, आए हैं और आ सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना होता तो एलएलपी का एक्ट क्यों बनाते हम लोग, ठीक है? एकदम सिंपल। तो सर जरूरत क्या पड़ी, पूरे एक्ट की जरूरत क्या पड़ी, एलएलपी जैसी चीज को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? कुछ नहीं, हम बताते हैं आपको। बिजनेसेस को इतना फायदा हो रहा है, छोटे छोटे लोग जो कंपनी फॉर्म नहीं कर पा रहे, एकदम इतने बड़े भी नहीं है कि पब्लिक कंपनी बना ले, इतने बड़े भी नहीं है कि प्राइवेट कंपनी बना ले, तो हम क्या करें? हम एलएलपी बना लेते हैं। एलएलपी में फायदा क्या होगा? हम पार्टनरशिप फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करेंगे और हम साथ में एकदम कंपनी के लेवल के कंप्लायंसेस भी करेंगे। तो जितने भी स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, एमएसएमईज हैं, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो लोग एलएलपी उनको बहुत पसंद आई, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने हाइब्रिड एक सिस्टम बनाया, आप देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप देख सकते हो। कंपनी के बेनिफिट एक साइड लिखे मैंने, पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट मैंने एक साइड लिखे, सुन लेना कान खोल के अच्छे से, ठीक है? कंपनी के बेनिफिट देख लो, वो सब एलएलपी के अंदर है, और पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट देख लो, वो भी सब एलएलपी के अंदर है। इसने, एलएलपी ने दोनों के एडवांटेजेस को यूज किया है, ठीक है? हाइब्रिड सिस्टम है, इसे बोला जाता है ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। सर कैसे? कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ बॉडी कॉर्पोरेट है, तो सर एलएलपी भी है। सर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी के अंदर, अगर लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है, करेक्ट? हम आगे पढ़ेंगे, बताऊंगा आपको मैं एक एक पॉइंट सब अच्छे से। तो वैसा ही यहां पर है, एलएलपी के जो पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अरे एलएलपी कुछ भी करे, पार्टनर्स एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड है, ठीक है? परपेचुअल सक्सेशन, लोग आएंगे जाएंगे, हाँ लोग आएंगे जाएंगे, मेंबर्स आएंगे जाएंगे, ये देश चलता रहना चाहिए, इसका मतलब ये एलएलपी चलती रहना चाहिए। मेंबर्स आए जाए,
एलएलपी का एग्जिस्टेंस मेंटेन रहेगा, परपेचुअल सक्सेशन। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी की होती थी, यहां पर भी है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कंपनी होती थी, एलएलपी भी है। ये सब पॉइंट्स एलएलपी के अंदर भी है। और पार्टनरशिप की अगर बात करूं, पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी है, पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होता है, यहां पर भी होता है। इजी टू क्रिएट है एलएलपी, एकदम बढ़िया। और इजी टू डिसॉल्व भी है, कंपनी जितना तामझाम नहीं है, ठीक है। कंप्लायंसेस आर बेसिकली लेस। तो इन दोनों का हाइब्रिड मिक्सचर तैयार किया और हमने एलएलपी को यहां पर फॉर्म कर दिया, ठीक है। सो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, एलएलपी इज व्हाट? इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस विद लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस, मैंने वर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं। बेनिफिट लिमिटेड लाइबिलिटी का है, लोअर कंप्लायंसेस का है, पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और इंटरनल स्ट्रक्चर वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। पॉइंट सारे याद हो गए आपको? देख लो, फिर से लिख देता हूं। ऑल्टरनेटिव, सेकंड लिमिटेड लाइबिलिटी, कंप्लायंसेस आर लेस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं। मतलब सर हम बोल दे कि एलएलपी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है? बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है। एलएलपी खुद खुद के एक्ट्स के लिए लायबल होगी। मतलब एलएलपी के असेट्स भी एलएलपी के और एलएलपी की लायबिलिटीज भी एलएलपी की। मेंबर्स दूर और बाहर है। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ओके, सो ये पूरी सिस्टम, मीनिंग और कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अभी हम एडवांटेजेस भी देख लेते हैं हाथों हाथ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो मीनिंग और कॉन्सेप्ट है वैसे एडवांटेजेस हमारे पास में है। एडवांटेज बड़े सिंपल है कि ये अग्रीमेंट पे चलता है, बिल्कुल बराबर। यहां पर हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बिल्कुल बराबर। देखो, आपको कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म के एडवांटेजेस को मिक्स करना है, यहां पर एडवांटेजेस आ जाएंगे। इजी टू फॉर्म है, इजी टू डिसॉल्व है, कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है और पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है। तो इजी से 2 पॉइंट है, इजी टू क्रिएट, इजी टू डिसॉल्व, लिमिटेड लायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अग्रीमेंट। एंड ऑफ द स्टोरी, काम खत्म, ठीक है। आर वी गुड? लेट्स गो अहेड। ओके, नाउ वी विल सी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फ्रॉम द चैप्टर, फ्रॉम द एक्ट, ठीक है। कुछ 5 या 6 डेफिनेशंस हैं जो आपके लिए कवर की गई, मैं भी यहां पर कवर कर देता हूं। लेट्स गो अहेड। ओके, सो बॉडी कॉर्पोरेट सबसे पहली डेफिनेशन है, करेक्ट। हमने बात करी थी कि बॉडी कॉर्पोरेट है, एक कंपनी का फीचर है बॉडी कॉर्पोरेट होना। तो क्या एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है? तो हमें यहाँ पर डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो, बॉडी कॉर्पोरेट सबसे पहले हेडलाइन में बता रहा हूं, जो लिखी हुई है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले, ठीक है। लिखा हुआ है कि अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोलना चाह रहे हो? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सर आपने ये मुद्दा उठाया है कि अगर ये एलएलपी है तो कौन कौन आदमी इसके अंदर, एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकता है, करेक्ट। कौन कौन एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं सेक्शन कि पार्टनर कौन बन सकता है। डेफिनेशन तो ये दी गई है, पार्टनर वो बन सकता है जिसका नाम एग्रीमेंट के अंदर, करेक्ट। ये स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है, ये लॉ की डेफिनेशन है, हम उसका मीनिंग समझेंगे। पर उसमें हमको ये पता है कि बॉडी कॉर्पोरेट अगर चाहे तो एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकती है। तो समझ लेते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट है क्या। पहली लाइन तो हम समझ गए कि आप बोल रहे हो कि बन सकती है। अब बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बड़ी खतरनाक है, इसके अंदर एक हाईलाइटिंग पॉइंट है, वो आपको समझाना चाहूंगा मैं, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या क्या आता है? बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन सेक्शन 3 के अंदर दी गई है, ठीक है। और वो बोलता है कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, यानी कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, देखना। हाँ, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती है। मतलब एलएलपी इज अ काइंड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। विच एलएलपी? एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। वाओ। एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। वाओ, 2 आ गए। हाँ, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ओ माय गॉड। देखो, बॉडी कॉर्पोरेट में नॉर्मल कंपनीज तो आती ही है, मतलब कि जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। हाँ, जो एलएलपी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है वो तो आती है, बट इसमें पकड़ने वाला पॉइंट ये है कि सर यहाँ पर वो एलएलपीज और वो कंपनीज जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी एलएलपी, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती है।
ठीक है। बट इसमें कुछ लोग नहीं आते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट में कौन नहीं आता है? कॉर्पोरेशन सोल सिंगल पर्सन वाला नहीं आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आता है, और कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट जो भी बाद में बताई जाए, यानी कि सेक्शन 3 ऑफ 1956 पुराना कंपनीज एक्ट और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोले नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में कि ये कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर नहीं आएगी तो नहीं आएगी। बस मतलब लास्ट वाला पॉइंट बोल रहा है जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोले उसको भी इस डेफिनेशन से हटा देना। करेक्ट। तो सर हमें क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर एलएलपी इंक्लूड होती है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो, एलएलपी इंक्लूड होती है जो आउटसाइड इंडिया भी हो, कंपनीज जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होती है यानी कि फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में जो आती है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में आते हैं। ठीक है। सो ये एंड ऑफ द स्टोरी है। दूसरी डेफिनेशन है बिजनेस। अब देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मुझे चैरिटेबल पर्पस के लिए मुझे एलएलपी फॉर्म करना है, मुझे सर क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करने हैं और गरीबों में बांटने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं उसके लिए एलएलपी फॉर्म करना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, मना कर दिया जाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एलएलपी का एक्ट बोलता है कि आप एलएलपी फॉर्म कर सकते हो ओनली फॉर बिजनेस, एंड बिजनेस मींस धंधा, धंधा मींस रोकड़ा यानी कि पैसा। पैसे की बात करोगे, अगर आपका गोल प्रॉफिट कमाना है तो ही आप एलएलपी का फॉर्मेशन कर सकते हो। चैरिटेबल पर्पस के लिए आप एलएलपी फॉर्म नहीं कर सकते हो। ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, सर्विस, ये सब बिजनेस के अंदर आता है और वो सब प्रॉफिट के लिए होता है, नॉन प्रॉफिट के लिए, चैरिटेबल के लिए हम एलएलपी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। डेफिनेशन नंबर 3, फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर एलएलपी के लिए बड़ा तगड़ा है। ठीक है। फिनेंशियल ईयर को समझने के लिए छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप समझ जाना। ठीक है। यूजुअली रेगुलर केस में फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? सिंपल है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, सिंपल। जैसे हम नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं किसी के लिए भी, वैसे एलएलपी के लिए होगा। पर एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि अगर आपने एलएलपी को फॉर्म किया है आफ्टर 30th ऑफ सितंबर, 30th ऑफ सितंबर के बाद अगर आपका एलएलपी फॉर्मेशन हुआ है तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, पहला जो फाइनेंशियल ईयर है, वो नेक्स्ट ईयर नहीं एंड होगा, वो आपके फॉलोइंग ईयर में एंड होगा। नहीं आया ना कुछ समझ में? नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में एंड होगा। कुछ समझ में नहीं आया ना? समझा देता हूं, आ जाओ फटाफट। देखो एग्जाम्पल देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये टाइमलाइन है आपका, ठीक है, ये टाइमलाइन है। अभी आप समझो इस टाइमलाइन के हिसाब से कि आपने एलएलपी फॉर्म करी 2018 में और आपकी डेट है 1 अक्टूबर 2018 को आपने एलएलपी फॉर्म करी। तो अगर हम रेगुलर केस के हिसाब से देखें तो क्या होना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होना चाहिए? हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होना चाहिए 31 मार्च 2019 को। रेगुलर केस के हिसाब से ये होना चाहिए, बट नहीं होगा क्योंकि आपकी कंपनी फॉर्म हुई है आफ्टर 30th सितंबर, करेक्ट, 1 अक्टूबर को हुई है ना। तो अब आपको एक ईयर और आगे बढ़ जाओ आप, एक ईयर और आगे बढ़ जाओ आप, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। ठीक है। क्योंकि सर क्या लॉजिक हुआ? अरे लॉजिक ये हुआ कि आपने आधा साल निकलने के बाद में आपने एलएलपी का फॉर्मेशन किया था। अभी 6 महीने में तो क्या ही काम होगा, क्या बिजनेस करोगे आप? तो आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर हम लोग कौन सा काउंट करेंगे? हम ये वाला नहीं करेंगे, बचे हुए 6 महीने वाला नहीं करेंगे। ठीक है। हम लोग करेंगे आपका नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर का एंड। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, देख लो अच्छे से। इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया है, मॉड्यूल का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए रखा है यहाँ पर कि अगर आपने 15 अक्टूबर 2019 को अगर आपने इनकॉर्पोरेट करी है तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2020 31 मार्च नहीं होगा, 2021 होगा। आर वी क्लियर? ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन हो गई। अगली डेफिनेशन है फॉरेन एलएलपी की, कि सर ये फॉरेन एलएलपी कौन है और कौन नहीं है। मैंने एक टेबल बनाई है आप लोगों के लिए, समझना बहुत इजी हो जाएगा। पहले समझ लो, नाम के आगे फॉरेन लिखा हुआ है, मतलब वो एलएलपी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, बाहर फॉर्म हुई है, बाहर रजिस्टर हुई है।
ठीक है, क्लियर है, तभी तो फॉरेन है। द कंपनी, द LLP which is been formed or incorporated or registered outside India। तो सर क्या दिक्कत है, बाहर तो बहुत सारी LLP बन रही है। अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने बाहर इनकॉर्पोरेट किया ना, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत इससे है कि आपने बाहर इनकॉर्पोरेट किया, पॉइंट नंबर 1, बट उसी के साथ में, ये प्लस हो गया, प्लस उसी के साथ में आप बैठे हुए हो इंडिया में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो है इंडिया, इनकॉर्पोरेट हुए बाहर, बिजनेस कर रहे हो यहां से, तो हम अब ये दोनों चीजें होगी ना, तो हम आपको बोलेंगे फॉरेन LLP। तो कुछ केसेस मैंने आप लोगों के सामने रखे, चलो देखते हैं। पहले आउटसाइड इंडिया वाले केसेस देखें। आउटसाइड इंडिया फॉर्मेशन हुआ, बहुत ही बढ़िया। सर बिजनेस इंडिया में कर रहे हो, LLP, इसके सामने मैं लिख सकता हूं नॉर्मल केस, ठीक है, ये नॉर्मल केस। आउटसाइड इंडिया, बिजनेस इन इंडिया, LLP, यस। फॉरेन LLP, नाउ इट इज करेक्ट, LLP की बात नहीं कर रहे, फॉरेन LLP है, यस, ओके। सर इंडिया में फॉर्मेशन हुआ है, वाओ, ओके, पर बिजनेस भी इंडिया में कर रहे हैं, अरे तो इसमें तो कुछ बात ही नहीं हुई ना। इंडिया का बना है, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो नॉर्मल LLP हो गई ना, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हटाओ, ठीक है। सर थोड़ा उल्टा करते हैं, आउटसाइड इंडिया फॉर्मेशन है और बिजनेस भी हम बाहर ही कर रहे हैं, मुझे क्या करना। तू भैया बाहर तूने इनकॉर्पोरेट करा, बिजनेस भी तू बाहर कर रहा है, मुझे क्या करना है उससे। तू मेरे हिसाब से फॉरेन LLP नहीं है, ठीक है। हाँ, आप इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए हो और बाहर जाके बिजनेस कर रहे हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको बात समझ में आ रही है। आपको इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा बाहर और बिजनेस करना पड़ेगा इंडिया में, इफ यू वांट टू बी कॉल्ड अंडर द कैटेगरी फॉरेन LLP। अगर आप इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो, बात खत्म हो गई। इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होना, बिजनेस कहीं भी करो, आप नॉर्मल इंडियन LLP ही रहोगे। आप बाहर के हो, बाहर बिजनेस कर रहे हो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। बाहर के हो, यहां के बिजनेस कर रहे हो, मैं आपको फॉरेन LLP की डेफिनेशन में डालूंगा। आई होप इट इज लाउड एंड क्लियर, ओके। द लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज स्मॉल LLP। वाओ, देखो ये कॉन्सेप्ट ना स्मॉल कंपनी में हुआ करता था, कंपनीज एक्ट के अंदर स्मॉल कंपनीज हुआ करती थी, अगर आपको याद हो तो। अब उन्होंने LLP को भी स्मॉल के कैटेगरी में डाल दिया है। तो ऐसी कौन सी LLP से डबल स्टार इसलिए है कि एक्सपेक्टेड है बेटा, क्वेश्चन आ सकता है सितंबर अटेम्प्ट में, ठीक है, खतरनाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो LLP स्मॉल LLP होगी, देखो एंड लिखा है, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। कौन सी दोनों डेफिनेशन, आपको कंट्रीब्यूशन का चेक और टर्नओवर का चेक दोनों साथ में करना पड़ेगा, दोनों एक साथ फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख या 25 लाख से कम है और आपका जो टर्नओवर है वो आपका 40 लाख से कम है, लिख दूं 25 lakhs and 40 lakhs, कंट्रीब्यूशन 25 lakhs एंड टर्नओवर 40 lakhs, इससे कम है, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल LLP। सिंपल, क्लियर है, पढ़ना है पढ़ लो। कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 lakhs, अभी सुनो कंफ्यूज मत होना, आगे की फिगर्स मत पढ़ना, ठीक है। टर्नओवर ऑफ विच एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, पिछले साल का देखेंगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ है तो हम आपको स्मॉल LLP में कंसीडर करेंगे, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। आर वी गुड। सर ये आगे के फिगर्स क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा है। 25 lakhs के बाद में 5 करोड़ लिखा हुआ है, 40 lakhs के बाद में 50 करोड़ लिखा हुआ। अरे मैं आपको समझा देता हूं, आप मानोगे नहीं। नॉर्मल आपको जो एग्जाम के लिए याद रखना है वो ये फिगर है, ये मैक्सिमम जो लिमिट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रेच कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब भी उनकी इच्छा होगी वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये इस लिमिट को 5 करोड़ कर सकते हैं और इसको 50 करोड़ कर सकते हैं। सर ये क्या बात हुई, अरे टाइम के साथ में डेफिनेशन चेंज होती है, स्मॉल कंपनी स्मॉल नहीं बचेगी, बड़ी हो जाएगी तो लिमिट भी बढ़ानी पड़ेगी ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम लिमिट क्या सेट कर सकती है, वो ऑलरेडी यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, हमें इस नंबर से लेना देना नहीं है।
है ना। हमें चेक करने के लिए अभी करंट लिमिट है वो ये है कि आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम होना चाहिए पर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 40 लाख से कम होना चाहिए। दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगी यू विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल एलएलपी। ठीक है, लास्ट में एक और लिखा हुआ हमको दिख रहा है, सर ये क्या है, ये और, अरे सॉरी, ये और का मतलब ये है which meets such other requirement as may be prescribed from time to time। मतलब गवर्नमेंट अगर बाद में और भी कोई कंडीशन निकाल देगी तो वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये दो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है टू बी कंसिडर्ड एज स्मॉल एलएलपी। इसके साथ में आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस खत्म हो गई है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड पार्टनर कौन होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि पार्टनर कौन होगा। कम ऑन लेट्स। सो अब है सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6 एंड सेक्शन नंबर 7। 3 सेक्शंस है हमारे पास में जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 5 विल टॉक अबाउट पार्टनर्स, कि एलएलपी में पार्टनर्स कौन हो सकता है उसके बारे में सेक्शन नंबर 5 बात करेगा। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनर के साथ में डेजिग्नेटेड पार्टनर की भी बात करी जाएगी। ठीक है, एंड सेक्शन नंबर 7 विल टॉक अबाउट ऑब्वियसली डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, सो हम डिस्कस करेंगे 5, 6 एंड 7। नाउ लेट मी स्टार्ट। सेक्शन नंबर 5 इज सेइंग कि पार्टनर कौन बन सकता है। अगर आप इन 3 लोगों में से कोई भी एक हो तो आप पार्टनर नहीं बन पाओगे। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, माइनर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अनसाउंड माइंड हो गया अगर किसी का तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उनकी कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट चली जाती है। करेक्ट, वैसे ही वो कॉन्सेप्ट भी यहां पर अप्लाई होता है। ठीक है, कि अगर आप सेक्शन नंबर 5 के हिसाब से आप अगर अनसाउंड माइंड के हो, कोर्ट ने बोल दिया है साफ साफ कि आपकी दिमागी मानसिक हालत आपकी सही नहीं है। ठीक है, आप अनसाउंड माइंड के हो। ठीक है, यू कैन नॉट बी अ पार्टनर इन एन एलएलपी। ओके, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर आप इंसॉल्वेंट है, ठीक है, मैं लिखते जाता हूं, इंसॉल्वेंट एंड ऑब्वियसली नॉट डिस्चार्ज्ड, मतलब अभी तक आपने जो भी आपके इश्यूज थे, जो पैसा था जो लौटाना था वो अभी तक आपने लौटाया नहीं है, यू आर नॉट डिस्चार्ज्ड। करेक्ट, तो आप नहीं बन सकते। अनसाउंड माइंड मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, एंड आप अभी तो इंसॉल्वेंट नहीं है बट आपने अप्लाई कर रखा है, मतलब यू हैव अप्लाइड टू द कोर्ट फॉर इंसॉल्वेंसी, यू आर इन द प्रोसेस, यू आर येट टू बी इंसॉल्वेंट, देन ऑल्सो यू कांट बी अ पार्टनर इन एन एलएलपी। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 5 में है। दोनों पॉइंट इंसॉल्वेंसी के बारे में, मतलब यू हैव अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग, राइट, तो भी आप पार्टनर नहीं बन सकते। तीनों केसेस आई होप आपको सिंपल हो गए होंगे। अनसाउंड माइंड अगर है तो नहीं बन सकते, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो नहीं बन सकते, एप्लीकेशन इज पेंडिंग, एडजुडिकेशन अभी नहीं हुआ है, आप इंसॉल्वेंट होने बाकी हो, आप अप्लाई कर चुके हो तो भी आप नहीं बन सकते हो। अगर हम बात करें कि हमको मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए, तो दो पार्टनर्स एलएलपी के अंदर मिनिमम होने चाहिए। देखो यार, हम बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म का अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो पार्टनरशिप तो 2 लोगों के बीच में ही होती है ना, तो एलएलपी में भी अग्रीमेंट हो रहा है तो 2 लोग तो हमको चाहिए ना, तो 2 पार्टनर्स हमको चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें अच्छी चीज ये है कि ये जो दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनके साथ में कुछ रिलेटेड कंडीशन है जो सेक्शन नंबर 6 लगाता है। पहले तो सेक्शन नंबर 6 बोलता है कि आप 2 पार्टनर्स रखिए मिनिमम। ठीक है, अब सुनना, एक सिनेरियो हुआ, क्या हुआ कि लेट्स से 1 को किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई। ठीक है, अब ये भाई साहब अकेले बच गए, एक्स और वाई 2 पार्टनर्स थे, मिस्टर एक्स एक्स हो गए ठीक है, चले गए, तो अब मिस्टर वाई अकेले बचे। मिस्टर वाई अकेले बचे तो भी ये बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा चलो ढूंढते हैं, देखते हैं कोई मिल जाएगा, उनको पार्टनर रख लेंगे। सबने आके बोला उनको कि अब आप अकेले रह गए हो, ठीक है, आपको एक और पार्टनर की जरूरत पड़ेगी तो आप स्टार्ट करो, आप तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना। चलो 6 मंथ्स तक का हमने टाइम दे दिया। 6 मंथ्स तक ये भाई साहब बिजनेस करते रहे, अकेले अकेले बिजनेस करते गए। इनको पता है कि मैं अकेला हूं। आप सुनो, 6 महीने का टाइम दे दिया है तो भी अकेले बिजनेस कर रहे हैं, और उसके बाद में भी ये अकेले बिजनेस कर रहे हैं। गलत बात है, गलत बात है। सेक्शन नंबर 6 ये बोल रहा है कि इस वाले पीरियड में
6 मंथ क्रॉस होने के बाद में भी जो भी बिजनेस इस व्यक्ति ने अकेले किया है, उन सभी एक्ट्स के लिए ये पर्सन यानी कि जो जिंदा है, जो पार्टनर अभी भी जीवित है, वो पार्टनर लायबल होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 6 बोल रहा है कि आफ्टर 6 मंथ्स एलएलपी जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। आप अकेले थे, आपको 6 महीने का टाइम दिया, अभी भी आप अकेले रह गए हो, तो कोई पार्टनर आपको मिला ही नहीं है। जब कोई पार्टनर आपको नहीं मिला है, इसका मतलब सिंपल है कि एलएलपी अपना हक खो चुकी है एलएलपी बोलने की, और कोई उसको एलएलपी बोले तो यू आर अलोन, यू आर डूइंग योर बिजनेस अलोन, यू आर लायबल अलोन। व्हाई एलएलपी वुड बी लायबल फॉर योर एक्ट्स, राइट? तो आप पर्सनली लायबल रहेंगे। यही सेक्शन नंबर 6 में ये बात लिखी हुई है, जस्ट हैव अ रीड। एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, डन। अगर रिड्यूस्ड बिलो 2 हो गए और एलएलपी बिजनेस कंटिन्यू कर रही है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स, ये ग्रीन वाला याद रखना, जो ग्रीन वाला मैंने एरिया बताया था आपको। तो जो पर्सन बिजनेस कर रहा है, ओनली पार्टनर जो अभी भी जिंदा है, ऑब्वियसली कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर 6 मंथ्स ऑल्सो, एंड ही हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट कि ही इज कैरिंग ऑन बिजनेस अलोन, shall be liable, not just simple liable, personally liable for obligations of LLP incurred during that period। मतलब हम बात कर रहे हैं इस पीरियड की, ग्रीन पीरियड की, हम इन वाले एक्ट्स की बात कर रहे हैं। 6 महीने के पहले एक्ट्स तो येलो है, चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ग्रीन वाले जोन में है वो गड़बड़ है, ग्रीन वाले जोन में गड़बड़ है। इन एक्ट्स के लिए ये भाई साहब पर्सनली लायबल रहेंगे। सेक्शन नंबर 5 डन, सेक्शन नंबर 6 डन। आ जाओ सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 बात कर रहा है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में। मेरी बात सुनो, डेजिग्नेटेड पार्टनर की जरूरत क्या है जब नॉर्मल पार्टनर्स है तो? अरे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कंप्लायंस का काम देखेंगे, नॉर्मल पार्टनर्स बिजनेस करेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो रहेंगे वो कंप्लायंस का काम करेंगे, बाकी सारी जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए ना, तो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। सेक्शन नंबर 7 ने क्लियर कट बोल दिया है कि हर एलएलपी के पास में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2। अब उसमें से शर्त उन्होंने क्या रखी है? 2 शर्त उन्होंने बहुत प्यारी रखी है। एक तो इंडिविजुअल्स होने चाहिए, और दूसरा उनमें से कोई एक पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। वाह, इंडिविजुअल होना चाहिए। कान यहां पर ही खड़े हो चुके हैं। मतलब सर आप बोल रहे हो कि कोई कंपनी नहीं बन सकती डेजिग्नेटेड पार्टनर? सर एक इंडिविजुअल और एक कंपनी चलेगी क्या? सर दोनों कंपनी चलेगी क्या? अभी सब चीजों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम चेक करेंगे, और उनमें से हमको अगर 2 इंडिविजुअल्स है बहुत अच्छी बात है, उनमें से एक इंडिविजुअल हमको रेसिडेंट चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, सेक्शन बोल रहा है, पढ़ लो मेरे साथ में। क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स, एटलीस्ट वन ऑफ देम शेल बी रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इंडिया की डेफिनेशन ये दे रखी है, आपको देख लो। 120 डेज होने चाहिए मिनिमम इंडिया में रहते हुए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज। अब सुनो, अपन को मुद्दे पे बात करनी है। अपना मुद्दा क्या है? चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। आपका मॉड्यूल का एग्जांपल है, ठीक है। एक एलएलपी है, उसका नाम है हेलीकॉप्टर, इंडियन हेलीकॉप्टर लिमिटेड, एलएलपी, ओके, सॉरी एलएलपी नॉट लिमिटेड। 5 पार्टनर्स हैं उनके पास में, मिस्टर ए नॉन रेसिडेंट, मिस्टर बी नॉन रेसिडेंट, मिस्टर सी रेसिडेंट, मिस्टर डी रेसिडेंट एंड मिस्टर ई रेसिडेंट। 2 नॉन रेसिडेंट है, 3 रेसिडेंट है, और सब इंडिविजुअल्स है। अभी तो अपन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं। दूसरी कंडीशन पे बात कर रहे हैं अपन, रेसिडेंट होना चाहिए। हम सब इंडिविजुअल्स के केसेस ही डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा सुनना, अब यहां पे 2 डीपी चाहिए हमको, एक डीपी रेसिडेंट चाहिए। हाँ, एलएलपी की इच्छा है ए और बी को डीपी बनाने की, हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, दोनों नॉन रेसिडेंट है। इट विल नॉट सर्व द पर्पस, डेफिनेटली इट विल नॉट सर्व द पर्पस। एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को, तो आपको अगर ए ले रहे हो तो आपको सी डी या ई में से कोई एक लेना पड़ेगा, अगर आप बी ले रहे हो तो भी आपको सी डी ई में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। तो पार्टनर्स 2 चाहिए मिनिमम, डीपी भी 2 चाहिए। मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की लिमिट दी गई है 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, पार्टनर बनने के लिए बॉडी कॉर्पोरेट चलेगा? याद है आपको बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन पढ़ी थी हमने?
इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है, कंफ्यूज मत होना बच्चा, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकता है। कंडीशन तो डीपी पे है। डीपी बनने के लिए हमको सिर्फ इंडिविजुअल ही चाहिए, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। पार्टनर बिजनेस करेंगे, डीपी कंप्लायंस का काम संभालेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें तो हो गई, ठीक है। अभी हम एक अच्छे क्लॉज की बात करते हैं जो सेक्शन नंबर 7 में लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 7 बात कर रहा है कॉम्बिनेशन वाले सिनेरियो के बारे में। सर व्हाट इफ, 2 मिनट बात कर लो सर, एग्जाम्पल लिख के बताओगे तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सर आप हमको ये बताइए कि आपने बोला कि पार्टनर तो बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है ना? हाँ बन सकता है बिल्कुल। तो हमें बात बताइए, मिस्टर ए है पार्टनर, मिस्टर बी है पार्टनर, और ये एलएलपी है ए बी सी एलएलपी। इसमें टोटल 3 पार्टनर्स हैं। जो तीसरी पार्टनर है वो एक कंपनी है XYZ। अब सर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने, तो ए और बी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्या ए और सी बन सकता है? आंसर नीड्स टू बी डिसाइडेड। क्या ए और बी और सी बन सकते हैं? सर आपने बोला कि इंडिविजुअल ही चाहिए। हाँ इंडिविजुअल ही चाहिए। तो सर एक काम करें, इस कंपनी के बिहाफ पे एक नॉमिनी क्रिएट कर देते हैं। वो नॉमिनी तो इंडिविजुअल होगा ना। ये कंपनी तो अपने आप में आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो डीपी नहीं बन सकती, हमको इंडिविजुअल चाहिए। तो एक इंडिविजुअल के लिए इस कंपनी का नॉमिनी ले आते हैं। तो अगर हमको ए और यहां पर थर्ड वाले केस में सी को बनाना है तो बना सकते हैं हम, क्योंकि सी कौन सी पोजीशन में आएगा? नॉमिनी ऑफ XYZ कंपनी। क्लियर? यही बात तो बोल रहा है सेक्शन नंबर 7। अपन मन से थोड़ी ना बोल रहे हैं। देख लो कि अगर एलएलपी के अंदर सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, ओ हो सर 2 मिनट, मतलब एक काम करें सर, इन दोनों को भी इंडिविजुअल हटा देते हैं। एक काम करो सर, यहां पर एबीसी कंपनी, PQR कंपनी, सारे के सारे पार्टनर्स कंपनी है, तो क्या होगा? कुछ नहीं, सबके नॉमिनी पकड़ लेना और उनको डीपी बना देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, आ जाओ पढ़ लेते हैं अपन कि सारे के सारे पार्टनर्स अगर बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंडिविजुअल है या बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कॉम्बिनेशन है, तो भी हमको 2 इंडिविजुअल्स चाहिए रहेंगे और नॉमिनी चाहिए रहेगा बॉडी कॉर्पोरेट का, जिसको आप डीपी बनाएंगे। मतलब क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि पार्टनर 2, डीपी 2। डीपी में से एक पार्टनर रेसिडेंट चाहिए और इंडिविजुअल तो होना ही चाहिए दोनों को। अगर इंडिविजुअल नहीं है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पर उसका जो नॉमिनी होगा वो डीपी बनेगा एज एन इंडिविजुअल। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रेसिडेंट तो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सेक्शन नंबर 5, 6 एंड 7 हमने फिनिश कर दिया है। मूविंग ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। अरे भैया डन है ना, डन, कितनी बार पढ़ेंगे अपन ये। बॉडी कॉर्पोरेट हम लोग पढ़ चुके हैं कि यस एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी के पास में परपेचुअल सक्सेशन है, यस पढ़ चुके। सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी के पास में है, बिल्कुल सही बात है सर। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वेरी गुड, नाइस। कॉमन सील एक कंपनी के पास में होती है, तो यहां पर एलएलपी के पास में भी होगी। कंपनी के पास में लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी इनके पास में भी होगी। ये सारी बातें तो क्लियर है, ये वापिस से समझाने की जरूरत नहीं है। पर इसमें आपको 2 चीज बतानी है मुझे। एक तो एलएलपी का भी अग्रीमेंट होता है, बिल्कुल होता है, जैसे पार्टनरशिप का अग्रीमेंट होता है वैसे एलएलपी का भी अग्रीमेंट होता है, करेक्ट। पर मुझे मुद्दा है, बात करना है म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर जो चीजें कवर हो चुकी है वो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा कि बॉडी कॉर्पोरेट है हमको पता है, परपेचुअल सक्सेशन है पता है कि डेथ होगी, इंसेनिटी होगी, रिटायरमेंट होगा, कोई कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। एलएलपी मस्त मौला चाल में चलती जाएगी। सेपरेट लीगल एंटिटी हमको पता है, ठीक है। हमें बात करनी है म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। वाओ, द बेस्ट फीचर ऑफ एन एलएलपी इज म्यूचुअल एजेंसी। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा आईपीए के साथ में। आ जाओ समझाता हूं आपको।
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी, एक पार्टनरशिप फर्म जो है वहां पर म्यूचुअल एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है जरा ये बताओ। एक पार्टनर ने कुछ गड़बड़ करी तो दूसरा पार्टनर भी फंस गया, एक पार्टनर ने गड़बड़ करी तो पूरी की पूरी फर्म भी फंस गई। म्यूचुअल दोनों एक दूसरे के साथ में, मतलब सर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म का जो अग्रीमेंट है वो सभी पार्टनर्स के साथ में तो है ही सही, पर एक पार्टनर का अग्रीमेंट दूसरे पार्टनर के साथ में भी है। मतलब एक पार्टनर अपनी गलत हरकतों से दूसरे पार्टनर को भी बाइंड कर सकता है, फर्म को तो करेगा ही करेगा। मतलब पार्टनर ने गलती करी तो लाइबिलिटी फर्म की होगी, फर्म ने गड़बड़ करी तो सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी होगी, घर बार बेचना पड़े तो भी फर्म का लाइबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा। इसी को तो बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था पार्टनरशिप फर्म का। एलएलपी बोली हम तो आ ला चुके हैं हमारे पास में लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम कॉपी करते हैं कंपनी का फॉर्मेट, बराबर है। हमारे यहां पर म्यूचुअल एजेंसी है क्या? नहीं बाबा, यहां पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। मतलब एक पार्टनर कुछ भी काम करेगा एलएलपी से तो परे है, क्योंकि एलएलपी और पार्टनरशिप तो पार्टनर्स जो है वो अलग अलग है, दोनों के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल एजेंसी तो है नहीं। सर व्हाट अबाउट वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर इन एलएलपी? नो नो, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हैपन। करेक्ट। आ जाओ पढ़ लेते हैं म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स। भैया तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, पार्टनर पार्टनर कोई भी एक दूसरे को बाइंड नहीं कर सकता। इंडिविजुअल पार्टनर्स शील्डेड है, उनकी कोई भी जॉइंट लाइबिलिटी नहीं है। एक दूसरे के रॉन्गफुल बिजनेस के डिसीजन से, मिसकंडक्ट से दूसरा पार्टनर फंसेगा नहीं, जो पार्टनरशिप फॉर्म में होता है एलएलपी में नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर बात सुनो, अच्छी बात बताने वाला हूं, आईपीए में सभी एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, एक पार्टनर फर्म के लिए एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। बट इन एलएलपी नो 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 नो, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। सभी पार्टनर्स एलएलपी के एजेंट तो है, हाँ ये बात सही है सर, एलएलपी के बिहाफ पे काम तो करेंगे सभी पार्टनर्स, पर एक दूसरे के एजेंट नहीं है। इसीलिए ये सबसे मेजर डिफरेंस है। यहां पर जो पार्टनर्स हैं वो एलएलपी के एजेंट तो है, यस, बट नॉट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के एजेंट नहीं है, दे आर नॉट एन एजेंट टू ईच अदर। ओके, सिंपल। म्यूचुअल एजेंसी आपको समझ में आ गया होगा। एलएलपी अग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन होना पड़ेगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मैं आपको समझा चुका हूं, इनविजिबल है, इमोर्टल है, एग्जिस्ट करता रहेगा, फिक्टिशियस पर्सन नहीं है, लीगल पर्सन है, बुक्स में नाम होता है एकदम परफेक्ट, कॉमन सील होना चाहिए, सील मुहर होनी चाहिए, बट मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास में है कॉमन सील तो अच्छी बात है, आप अपने एलएलपी की नाम की सील लगा देना, अगर नहीं है तो आप आपके डीपी को बोल देना, दोनों डीपी को वो साइन कर देंगे, वो अफिक्स कर देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी हम पढ़ चुके हैं कि एजेंट ऑफ एलएलपी तो है, बट एक दूसरे के पार्टनर्स एजेंट नहीं होते हैं, इसलिए उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। बट लिमिटेड टू व्हाट अमाउंट? जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है सिर्फ उसी अमाउंट तक, बस सच कंट्रीब्यूशन जितना उन्होंने दिया है, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। ओके, आगे बढ़े, फटाफट बोलो बच्चों। नाउ कुछ छोटे मोटे दो तीन पॉइंट्स हैं। मिनिमम मैक्सिमम में आपको बता चुका हूं, मैक्सिमम की लिमिट कुछ भी नहीं है, ठीक है, और मिनिमम है 2 ठीक है, सिंपल है। ये जो बिजनेस होगा ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, मैं आपको इसलिए कवर करवा रहा हूं कि पूरी मॉड्यूल कवर होना चाहिए, वरना आप बोलोगे सर लेक्चर में ही छूट गया। ठीक है, हाँ, चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं होगा, नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए एलएलपी नहीं बनेगी, सिर्फ प्रॉफिट के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को काम दे सकती है और बोल सकती है कि एलएलपी की जांच पड़ताल करो। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट।
कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। एक फर्म कन्वर्ट होना चाहे, यस। प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहे, यस, वुड बी अलाउड। अनलिस्टेड कंपनी, यस, बट नॉट अ लिस्टेड कंपनी, वो कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आप ई फाइल कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली एमसीए की वेबसाइट पे जाके खटाक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिजिटल सिग्नेचर मार के। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द चैप्टर व्हिच इज सेक्शन 11 टू सेक्शन 17। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा, इफेक्ट क्या होगा, नाम कैसे रखना है, रिजर्व कैसे करना है, और चेंज करना है तो कैसे करना है। आ रही बात समझ बच्चों? हाँ, चलो तो एक काम करें, सबसे पहले एक काम करते हैं। मेरी इच्छा ऐसी है कि आप लोगों को मैं जो नाम वाले 3 सेक्शन हैं इनको खत्म कर देता हूं मैं। 15, 16 और 17 इंपॉर्टेंट है, पहले इनको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, 11, 12, 13, 14 हम बाद में देख लेंगे। क्या नाम हमें रखना जरूरी है? ऑब्वियसली सर, नाम के पीछे आपको एलएलपी भी लगाना पड़ेगा सर, बिल्कुल जरूरी है सर। हाँ, अच्छा सर, कोई भी एलएलपी ऐसा नाम नहीं रख सकती जो अनडिजायरेबल हो, जो दूसरी एलएलपी के नाम के साथ में रिजेंबल होता हो, एकदम आइडेंटिकल हो, मिलता जुलता भी हो, नहीं हो सकता। अरे सर छोड़ो ना, क्या एलएलपी की बात कर रहे हो? ना तो आपका नाम किसी एलएलपी से मिलता जुलता होना चाहिए, ना ही किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से भी मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, नियरली रिजेंबलेंस भी नहीं होना चाहिए। ना 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 ना, हाँ हाँ, बिल्कुल सर। ये ट्रेडमार्क का गड़बड़ क्या है, मैं आपको बताता हूँ सर। बहुत सारी ब्रांड्स है सर जो मार्केट में आती है, ठीक है। अब वो ब्रांड सर कंपनी का नाम है कि प्रोडक्ट का नाम है, वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। मैंने मेरे कंपनी का नाम रख लिया द ताज महल टी लिमिटेड। सुनो ना, ताज महल टी लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम, हाँ, ओके। या फिर मैंने एलएलपी बना दी इस नाम की, द ताज महल एलएलपी। अब यार ताजमहल टी, वाह क्या चाय है, हा? क्या स्वाद है, वाह ताज। वो लोग आ गए मेरे पास में, उन्होंने कहा कि आपने जो एलएलपी का नाम रखा है वो हमारे ट्रेडमार्क से मैच होता है, हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है। आपको बात है समझ में? आपके एलएलपी का नाम दूसरी एलएलपी से तो नहीं ही मैच होना चाहिए, बट वो किसी ट्रेडमार्क से भी मैच नहीं होगा। अब सुनो, ये ट्रेडमार्क वाले भाई साहब भागे भागे आएंगे ना, ये जाएंगे और ये बोलेंगे सुनिए सुनिए, वो उस पर्सन ने एलएलपी का जो नाम रखा है ना वो मेरे ट्रेडमार्क से मैच होता है, उसको बोलिए जरा चेंज करें, उसको बोलिए जरा चेंज करें। बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ, तो वो प्रोसीजर अपन समझ लेते हैं। पहले आप ये समझ गए, आप ट्रेडमार्क एक्ट के हिसाब से कोई भी एलएलपी अनडिजायरेबल नाम नहीं रख सकती है, आइडेंटिकल नाम नहीं रख सकती है, नियरली रिजेंबल होता हुआ नाम भी नहीं रख सकती है, अगर वो नाम किसी दूसरे से मैच होता हो। सर आपने 2-3 चीजें लिखी यहां पर, एलएलपी और ट्रेडमार्क। क्या सर हम ऐसा लिख सकते हैं, पूरा हटा दूं, क्या सर हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा नाम बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, नियरली रिजेंबल भी नहीं करना चाहिए, किससे? ना तो किसी दूसरी फर्म से, ना किसी दूसरी एलएलपी से, ना किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट से, ना किसी दूसरे ट्रेडमार्क से। हम किसी से भी मैच नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, देख लो सारे नाम लिखे, दैट ऑफ एनी अदर पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, किसी से भी मैच नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है अगर है तो क्या करोगे, अगर है तो क्या करोगे? अरे भैया चेंज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। कैसे चेंज करेंगे? सेक्शन नंबर 17 बोल रहा है कैसे चेंज करोगे। देखो मैं आपको बताता हूं, हमने अप्लाई किया, कभी कभी गलतियां हो जाती है। हमने नाम को रिजर्व करना चाहा, आपको पता है सबसे पहले आप नाम को रिजर्व कर सकते हो। सेक्शन नंबर 16 बोलता है आप नाम रिजर्व कर सकते हो, आपका नाम 3 मंथ्स के टाइम तक रिजर्व्ड रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक फॉर्म खोलिए, उस फॉर्म के अंदर आप जिस मैनर में बोला गया है, जितनी फीस आपको पे करनी है, आपका प्रपोज्ड एलएलपी का जो नाम है वो आप दे दीजिए, ठीक है। आपका नाम रिजर्व रखा जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। रजिस्ट्रार बोलेंगे
कि जब से आपने हमको बोला है तब से 3 मंथ्स के रिजर्व करेंगे। 3 मंथ्स में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो ये नाम चले जाएगा। तो सेक्शन नंबर 16 तो बहुत सिंपल है कि प्रिस्क्राइब्ड फी, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आप दीजिए, नेम रिजर्व हो जाएगा फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, सिंपल है। ओके, आपको फॉलो कर रहे हैं, देखो सेक्शन 16 बोल रहा है, सेक्शन 15 को तो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। अनडिजायरेबल नाम नहीं होना चाहिए, आपका नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, वो सब चीजें हो गई। सेक्शन 15 का क्लॉज नंबर 2 अगर आपका पास हो गया, सब सेक्शन नंबर 2, तो आप 16 में आपका नाम रिजर्व होगा। पर कभी कभी गलती हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेट से अप्रूव कर दिया और बाद में पता चला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाम दे दिया है एलएलपी को रजिस्ट्रेशन मिल गया, बट वो रिजेंबल करता है, आइडेंटिकल है किसी दूसरी एलएलपी, फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट या ट्रेडमार्क से रिलेटेड। अब सुनो, वो जो सामने वाला पर्सन है ना, हाँ, जिसके नाम से आपका नाम मैच हो रहा है, हाँ, वो पता है क्या करेगा? वो बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली कि सुनो, आप इस पर्सन को बोलो, एलएलपी को बोलो आप, हाँ, इस एलएलपी को बोलो आप सेंट्रल गवर्नमेंट कि अपना नाम चेंज करे 3 मंथ्स के अंदर अंदर। 3 मंथ्स का टाइम दिया जा रहा है इस एलएलपी को। बोला गया है कि आपको हमने रजिस्ट्रेशन दे दिया था पर वो ट्रेडमार्क वाले भाई साहब आ गए, आपका नाम मैच हो रहा है, आप 3 मंथ्स के अंदर अपना नाम चेंज कर लीजिए। अब देखो, या तो एलएलपी सुनेगी या एलएलपी नहीं सुनेगी। अगर एलएलपी ने सुन लिया तो एलएलपी आरओसी को नेक्स्ट 15 डेज में एक नोटिस भेजेगी कि सुनिए, मैं अपना नाम चेंज करना चाह रहा हूं। ठीक है, ओके। और उसके नेक्स्ट 30 डेज में, उसके नेक्स्ट 30 डेज में क्या होगा? आरओसी उसको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगे नए नाम के साथ। वेरी गुड, टाइमलाइन समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लिख देता हूं। देखो, चेंज करने की हिस्ट्री क्या है। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेडमार्क वाले भाई साहब गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ये जा सकते हैं 3 साल के पीरियड के अंदर अंदर, ज्यादा लेट नहीं, एकदम बहुत बाद में नींद खुलेगी कभी भी उठ के जाएंगे 10 साल बाद कि मेरा ट्रेडमार्क था, ये कंपनी रजिस्ट्रेशन लेके घूम रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही सो रहे थे क्या? तो ट्रेडमार्क वाला व्यक्ति 3 साल के अंदर अंदर जा सकता है। वो बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन भाई साहब का नाम हमारे नाम से मिलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बोलेगी 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप चेंज करो। तो यहां पर रजिस्टर्ड एलएलपी बोलेगी कि मुझे 15 दिन दो, मैं आरओसी को नोटिस भेज देती हूँ। आरओसी बोलेगा आपने अच्छा नोटिस भेजा, मैं आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 30 डेज के अंदर दे देता हूं। बस ये पूरा फ्लो है जो आपको याद रखना है, सिंपल है। सर व्हाट अगर ये एलएलपी ना करे तो, 15 दिन में आरओसी को ना भेजे तो, 3 महीने में अपना नाम चेंज ना करे तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी सुओ मोटो, अपने आप अपनी इच्छा से एलएलपी का नाम चेंज कर देगी, भाड़ में जाओ। नाम चेंज कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इच्छा से, आपने सुनी नहीं, आपको 3 महीने का टाइम दिया, उसके बाद 15 दिन का टाइम और था आपके पास में, नहीं किया आपने काम, 45 डेज में काम ही नहीं किया आपने। हाँ, तो चलो अब हम खुद ही अपने हिसाब से नाम चेंज कर देंगे, एलएलपी को वो नया नाम यूज करना पड़ेगा फ्यूचर सारे ट्रांजैक्शंस के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, सेक्शन बोल रहा है, लिखा हुआ, देख लो। रिजर्वेशन ऑफ नेम हो गया, चेंज ऑफ नेम हम लोग कर रहे हैं। देखो, इफ थ्रू इनएडवर्टेंस मतलब गलती से एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन है पहला वाला, वो नेम है आइडेंटिकल या मिलता है किसी दूसरी एलएलपी कंपनी से या ट्रेडमार्क से, देन एप्लीकेशन जाएगी प्रोप्राइटर की। कौन प्रोप्राइटर है? जिसका ट्रेडमार्क है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा ओके 3 मंथ्स के अंदर अंदर नाम चेंज करिए, डायरेक्शन दिया जाएगा। ये जो एप्लीकेशन प्रोप्राइटर दे रहा है ये मेंटेनेबल है, मैंने बोला था ना, अगर ये 3 साल के अंदर अंदर आता है तो, 3 इयर्स के अंदर अंदर वो सीजी को बोलता है तो। ठीक है, मतलब मैंने एलएलपी रजिस्टर करी 1 सितंबर को इस 2024, तो 25, 26, 27 तक कोई भी दूसरा पर्सन आके सीजी को बोल सकता है 3 साल के अंदर अंदर कि इन भाई साहब का नाम चेंज करो।
अगर 3 साल के पार चले गए तो वो मौका गया आपके पास। ठीक है, अब सब सेक्शन नंबर 2, अगर एलएलपी नाम चेंज कर लेती है तो वो 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बोलेगी कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था और इस हिसाब से मेरा नाम चेंज कर दीजिए, नेसेसरी चेंजेस कर दीजिए। और आरओसी आपको नेसेसरी चेंजेस 30 डेज में करके नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, 15 दिन और 30 दिन। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो सबसेक्शन नंबर 3 इसके बारे में बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन खुद ही अलॉट कर देगी उनके हिसाब से जो नाम उनको सही लगे। पुराना नाम खत्म, नया फ्रेश सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद से आपको यही नाम यूज करना है। एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म। 15, 16, 17 नेम क्या, नेम का रिजर्वेशन कैसे और नेम को चेंज करना है तो कैसे, तीनों सेक्शंस आपके यहां पर कवर हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं छोटे छोटे सेक्शन 11, 12, 13 और 14 इनके बारे में। ठीक है सर, अगर हमको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी है तो क्या होगा? कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट जाएगा रजिस्ट्रार के पास में, स्टेटमेंट जाएगा उसके साथ में और फीस जाएगी उसके साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज फॉर रजिस्ट्रेशन इज द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। मतलब सर क्या हो रहा है? पहली बात तो आप ध्यान रखो, बिजनेस आपका होना चाहिए लॉफुल, बिजनेस आपका होना चाहिए प्रॉफिट के लिए। ये दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो, सब्सक्राइबर अपने नाम डालेंगे, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट पे सब्सक्राइब करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ में, प्रिस्क्राइब्ड मैनर के साथ में, हाँ, वो भेजेंगे रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट। कौन सा स्टेट? जिस स्टेट में आप आपकी एलएलपी रजिस्टर कर रहे हो, जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है या होने वाला है। उसके साथ में एक स्टेटमेंट जाएगा, उस स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मतलब कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, हमने जो भी बातें आपको कही है, वो एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है मेरे नॉलेज के हिसाब से। ये स्टेटमेंट कौन देगा? 2 लोगों से चाहिए। पहली कैटेगरी, लोग से मतलब 2 कैटेगरी। एक कैटेगरी है चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, आपका एडवोकेट, आपका कॉस्ट अकाउंटेंट, जो भी एलएलपी के फॉर्मेशन में है वो लिख के देगा। देखो, प्रोफेशनल्स को भी यहां पर फंसा दिया है, प्रोफेशनल गलत काम नहीं कर सकते। प्रोफेशनल्स को बोला है कि आप भी लिख के दो कि भैया सब कुछ सही है, और जो सब्सक्राइबर है उनमें से कोई भी एक पर्सन लिख के देगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे स्टेटमेंट बना के देगा कि सारे मैटर्स एकदम बराबर है। सर क्या क्या आएगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में? अरे सिंपल सी बात है, आपका नाम क्या है एलएलपी का, आप क्या बिजनेस करने वाले हो, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपके सभी पार्टनर्स का हमको एड्रेस चाहिए, नाम चाहिए, पता चाहिए सभी का, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। बस ये पूरा चिट्ठा जिसे हम बोलते हैं ना नो योर कस्टमर केवाईसी, ऐसा ये है नो योर पार्टनर्स। पूरा केवाईपी करके आपको देना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है। अगर आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दी तो ये पनिशमेंट आपको मिलने वाली, बच्चा पढ़ लेना, पनिशमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर क्या क्या हुआ? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जाएगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट जाएगा, स्टेटमेंट 2 कैटेगरी ऑफ लोगों से चाहिए, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट और सब्सक्राइबर। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के पहले आपको फुलफिल करनी पड़ेगी एक कंडीशन, वो क्या है कि आपका बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए और प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। सब कुछ फीस, मैनर, फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड वो कर देना, भेज देना। नहीं करोगे ये वाली पेनल्टी आपको लग जाएगी। डन, आगे बढ़े। ये सब अगर हो जाएगा तो आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 12 के अंदर रजिस्ट्रार आपको 14 डेज के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर देगा और आपको सर्टिफिकेट दे देगा। सफिशिएंट एविडेंस उनको होना चाहिए कि भैया सब कुछ बराबर है, एकदम परफेक्ट है।
ठीक है, वो सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रार की सील होगी, साइन होगी, और उस सर्टिफिकेट को कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। सेक्शन नंबर 13, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए? अरे पक्का होना चाहिए भैया। रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होगा तो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, नोटिसेस कहाँ भेजेंगे, डॉक्यूमेंट कुछ भी सर्व करना है एलएलपी को, पार्टनर को कुछ बताना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को कुछ बताना है, तो क्या करेंगे? तो रजिस्टर्ड ऑफिस तो सेक्शन नंबर 13 के हिसाब से आपका होना ही चाहिए। सर अगला क्वेश्चन ये है, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस एक बार बन गया तो चेंज नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो बाबू। अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो एक नोटिस ऑफ चेंज आपको फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास में, जहां पर भी आपको लगे। कैसे करना है? आपको लिखना है प्रिस्क्राइब्ड फीस एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर, बस ये करके आपको भेजना है, रजिस्ट्रार को बोलना है कि मुझे रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है। अगर इन सब चीजों में कुछ भी गड़बड़ करी तो आपको पेनल्टी लगेगी जो 2000 से 25,000 तक जा सकती ऑन एवरी पार्टनर। गाइस क्लियर है? तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या होता है? अरे फिर तो मजे ही मजे। हाँ अभी देखो चौड़ में एकदम, हाँ एलएलपी एलएलपी बोल रही कि सुनो हम कंपनी जैसे बन गए, अभी मैं मेरे नाम पर प्रॉपर्टी परचेज कर सकती हूं, सेल कर सकती हूं, लीज पे दे सकती हूं, अरे जो करना है करूंगी मैं, डिस्पोज करना है डिस्पोज करूंगी, कैसी भी, टेंजिबल इनटेंजिबल, हाँ कुछ भी, मूवेबल इमूवेबल, एवरीथिंग आई कैन डू। अरे कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना रहे अब। हाँ मैं केसेस फाइल कर सकती हूँ, किसी को सू कर सकती हूँ, कोई भी मुझे सू कर सकता है, एकदम खतरनाक कंपनी जैसे। हाँ और मेरे पास मेरी कॉमन सील भी आ गई। तो इफेक्ट एकदम सिंपल है, जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 9 है, यहां पर सेक्शन नंबर 14 है जो बताता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन को। बच्चों इसी के साथ में 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये एक्चुअली 17 तक सारे सेक्शंस आपके हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। ये आपकी टेबल थी, ठीक है, देख लो एक बार रिवाइज करवा देता हूं। इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट देना है 11 के हिसाब से, इसको सब क्लियर कर देते हैं ताकि आपके लिए हम लिख पाए। सुपर फास्ट रिवीजन करवाया बेटा आप लोगों को, सब कुछ यहां पर कवर करवाया, ठीक है, इसीलिए सेशन मस्त स्पीड में करा अपन ने। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हमको चाहिए लॉफुल बिजनेस प्रॉफिट के लिए, साथ में स्टेटमेंट एंड प्रिस्क्राइब्ड फीस। इनकॉर्पोरेशन 14 डेज के अंदर सब कुछ सफिशिएंट एविडेंस मिलने पर कंक्लूसिव एविडेंस बना दिया जाएगा और आपको आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 14 डेज के अंदर आपका रजिस्टर आपको दे देगा। रजिस्टर्ड ऑफिस आपका होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इफेक्ट ये होगा कि कॉमन सील है, परपेचुअल सक्सेशन है, प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं, आप अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आप किसी को भी सू कर सकते हैं। नेम के मैंने तीनों आपको बता दिए। नाम होना चाहिए अनडिजायरेबल है तो नहीं हो पाएगा, नियरली रिजेंबल कर रहा है नहीं हो पाएगा, आइडेंटिकल है नहीं हो पाएगा। सब सेक्शन नंबर 15 को फुलफिल करो तो 16 में आपका नाम 3 मंथ्स के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। अगर नाम गलती से मिल गया है और ट्रेडमार्क वाले बाबू आ गए हैं, उन्होंने बोला है कि ये 3 साल का पीरियड चल रहा है मेरा और मैं आ चुका हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन भाई साहब को बोलो इनका नाम चेंज करे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी 3 मंथ्स के अंदर अंदर रजिस्टर्ड एलएलपी को कि आपका नाम चेंज करो। रजिस्टर्ड एलएलपी 15 दिन के अंदर अंदर बोलेगी आरओसी को कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का फोन आया है मुझे नाम चेंज करना है, तो आरओसी बोलेगी ये लो 30 डेज में आपका नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही तहलका मचा देगी। बच्चा पार्टी इसी के साथ में आपका एलएलपी एक्ट पूरा फिनिश होता है। यहाँ जो डिफरेंसेस है, कुछ डिफरेंसेस लास्ट में दिए गए हैं वो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं। एलएलपी और फर्म के डिफरेंसेस मैं पूरे समझा चुका हूँ। म्यूचुअल एजेंसी सबसे बड़ा डिफरेंस है एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के अंदर, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लो, ईच पार्टनर कैन बाइंड एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट्स बट नॉट द अदर पार्टनर्स। मतलब हर पार्टनर एलएलपी के बीच में एजेंट प्रिंसिपल है, पार्टनर टू पार्टनर नहीं है, पर यहां पर हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को, फर्म को अपने एक्ट से बाइंड कर सकता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसी चीज एलएलपी में है, यहां पर नहीं है।
कॉमन सील एलएलपी में है, यहां पर नहीं है। इंपॉर्टेंट, क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है एलएलपी के अंदर? नहीं बन सकता। पार्टनरशिप फॉर्म में यस, फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। फॉरेन पार्टनरशिप जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं, सिर्फ एलएलपी के अंदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, ये सब कंपनी वाले जो फीचर्स है वो एलएलपी के पास में है। हाँ, एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो एलएलपी को एक साल में हर बार एनुअल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म को कंप्लायंसेस ये सब नहीं, लीगल कंप्लायंसेस पार्टनरशिप नहीं, ऑल पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। पर लीगल कंप्लायंसेस के लिए एलएलपी में आपको बताया था ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये सिंपल है, कंपनी और एलएलपी के अंदर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, उनके एक्ट का और गवर्नेंस का डिफरेंस है, ठीक है। कंपनी के अंदर अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, उनको मेंबर्स ऑफ कंपनी बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। एलएलपी के अंदर कोई इन्वेस्ट करना चाहे उनको हम पार्टनर्स ही बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। मैनेजमेंट का डिफरेंस है, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर हमको डीपी चाहिए एलएलपी के अंदर, यहां पर डायरेक्टर दो होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में तीन होने चाहिए। ये आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा खतरनाक डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स और मेंबर है, अगर कंपनी की बात करेंगे प्राइवेट तो दो, पब्लिक की बात करेंगे तो 7 और अनलिमिटेड में तो अनलिमिटेड है, और यहां पर दो की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्लियर है। एंड यस दैट्स इट, इट्स अ रैप। आई थिंक अपना पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है, पूरा एलएलपी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है एकदम धचाक तरीके से। हाँ, आप सारे टॉपिक्स देख सकते हो, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकॉर्पोरेशन हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद में हमने ये देख लीजिए आप 13, 14, 15, 16, 17 और सारे डिफरेंसेस, ये सब कुछ हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। आई थिंक वी आर गुड टू गो। अभी आप लोगों से बस यही दरख्वास्त है कि अच्छे से पढ़ाई करिए, एकदम लिखिए जितना लिख सकते हैं, ठीक है। अगर लिखेंगे तो ही आपका बेनिफिट होगा, वरना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि लॉ में लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो पेपर छूटेगा और आपके कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे। ध्यान रखिए, नोट्स ऐसे होने चाहिए जो लास्ट डे रिवीजन में हेल्प करे एलडीआर में। अगर नोट्स आपके ऐसे नहीं है तो आपको रिवीजन करने में बहुत टाइम लगेगा, पूरी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। नोट्स इसीलिए बनाओ ताकि लास्ट डे हालत खराब ना हो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच। और वापस जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग रिक्वेस्ट करते रहिए, वैसे वीडियो बनाते रहेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।